1 बजने वाले हैं। आप देख रहे हैं म्हारो राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश की सुरक्षा सबसे बड़ी चर्चा के साथ। राजधानी जयपुर में आज से डीजी आईजी कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है जो 7 जनवरी तक चलेगी। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत देश के कई रक्षा विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। इस कॉन्फ्रेंस में साइबर अपराध, डेटा गवर्नेंस, आतंकवाद विरोधी चुनौतियां, नारकोटिक्स तस्करी में उभरते रुझान, जेल सुधार समेत खालिस्तान मूवमेंट को लेकर भी चर्चा की जाएगी। सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आतंकवाद रोकने में पुलिस की भूमिका को लेकर सत्र को संबोधित करेंगे। वहीं सम्मेलन के लिए राजधानी के कई मार्गों पर रूट डाइवर्ट भी किए गए हैं। तो सबसे पहले रिहर्सल भी किया गया, रूट डाइवर्जन किया गया है, वीवीआईपी एंट्री है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंच रहे हैं और इसे लेकर सुरक्षा के खास इंतजाम किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि पूरे देश की सुरक्षा को लेकर यह कॉन्फ्रेंस की जानी है जहां पर चर्चा की जाएगी कि कैसे देश को सुरक्षित किया जा सके। कई मुद्दों को लेकर खास चर्चा की जाएगी। इन मुद्दों को एक बार फिर से बताते चले। इस कॉन्फ्रेंस में साइबर अपराध पर चर्चा होगी, साइबर अपराध पर कैसे कंट्रोल किया जाए इसे लेकर विमर्श किया जाएगा। डेटा गवर्नेंस को लेकर चर्चा होगी, आतंकवाद विरोधी चुनौतियों पर भी चर्चा होगी। आतंकवाद यानी कि टेररिज्म पर कैसे कंट्रोल किया जाए इसे लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा करने वाले हैं। इसमें कई राज्यों के डीजीपी और आईजी भी शामिल रहेंगे। नारकोटिक्स तस्करी में उभरते रुझान को लेकर बातचीत होगी। जेल सुधार समेत खालिस्तानी मूवमेंट को लेकर भी खास चर्चा की जाएगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी इस बैठक में शामिल रहने वाले, इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे और साथ ही साथ डीजीपी और आईजी कई अलग अलग राज्यों के शामिल होंगे जो अपने राज्यों के हालातों के बारे में जानकारी देंगे। साथ ही चर्चा इस बात पर भी होगी कि कैसे अपराधियों में खौफ हो, गैंगस्टर्स पर कैसे कंट्रोल किया जाए और आतंकवाद पर कैसे लगाम लगाया जा सके। तो बेहद महत्वपूर्ण ये कॉन्फ्रेंस जिसे लेकर तैयारियां लगातार जारी है। जयपुर से सहयोगी लवली वधवा इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लवली, खास तैयारियां की जा रही होंगी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। बताइएगा जरा, तैयारियों को लेकर जानकारी दीजिएगा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे। आज 2:30 बजे से इस कॉन्फ्रेंस का औपचारिक रूप से इसकी शुरुआत जो है वो होने जा रही है। तमाम आईपीएस ऑफिसर जो है राजस्थान के वो पहुंच चुके हैं और कई राज्यों के जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं वो पहुंच चुके हैं। इसके अलावा कई आईजीज पहुंच चुके हैं। कई बड़ी एजेंसीज जो है राजस्थान की और देश की जो तमाम बड़ी एजेंसीज हैं, खुफिया एजेंसीज, सुरक्षा एजेंसीज जो है उनके प्रभारी भी जो है वो बैठक के अंदर पहुंच चुके हैं। बैठक में जो मंथन चिंतन होगा, जैसा कि आपने मसलों का जिक्र किया, देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़े जो मसले हैं, बाह्य सुरक्षा से जुड़े जो मसले हैं, उन मसलों पर गहन मंथन चिंतन किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो राजस्थान के अंदर ये पहली बार इसकी मेजबानी जो है वो हो रही है और जो देश के रक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल, उनका भी एक सेशन होने जा रहा है जिसमें वो इस बात का जिक्र करेंगे कि देश के अंदर आतंकवाद को रोकने में स्थानीय पुलिस यानी जो राज्य की पुलिस होती है उसकी क्या भूमिका रहने वाली है। इन तमाम मसलों पर चिंतन मंथन होगा। आप देखिए, सुरक्षा व्यवस्था, अमित शाह 1:30 बजे पहुंचेंगे यहाँ पर। उससे पहले सुरक्षा व्यवस्था का नजारा देखिए। यहाँ पर कितनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजामात किए गए। बिना पास पुलिस की गाड़ी को भी प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। कोशिश यही की जा रही है कि पूरी तरीके से चाक चौबंद इंतजामात जो हैं वो रखी जाएं। यहाँ पर जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है उसमें अमित शाह 1:30 बजे उनका पहुंचने का कार्यक्रम है। एयरपोर्ट से सीधे वो यहाँ पर आएंगे। उनके साथ में रक्षा सलाहकार जो है अजीत डोभाल वो यहाँ पर पहुंचेंगे और कार्यक्रम जो है इसके अंदर 8 से 10 सेशन जो है वो आज प्रतिदिन आयोजित होंगे। करीब 2.5 दिनों तक ये कार्यक्रम जो है वो चलने वाला है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे, कार्यक्रम में भाग लेंगे और कॉन्फ्रेंस के अंदर न केवल वो भाग लेंगे बल्कि अपने विचार भी रखेंगे। औपचारिक चर्चाएं जो होंगी, अनौपचारिक चर्चाएं, उनका एक निचोड़ निकाला जाएगा और सभी राज्यों को एक सर्कुलर गृह विभाग की ओर से जारी किया जाएगा। इन तमाम मसलों को लेकर के ये कॉन्फ्रेंस जो है वो आयोजित होने जा रही है जिसकी मेजबानी पहली बार राजस्थान को मिली और राजस्थान की मेजबानी में कोई कोर कसर जो है वो नहीं छोड़ी जा रही है। आप देखिए, चौराहों पर अलग अलग जगह फ्लैग्स लगाए गए हैं, सजाया गया है, सभी सर्किल्स को सजाया गया है और राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर आने वाले जितने रास्ते हैं उन्हें सजाया गया है। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर को सजाया गया। ये देखिए, राजस्थान पुलिस के जो तमाम तस्वीरें दिखाते रहिए क्योंकि यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंच रहे हैं जिनके ऊपर पूरे देश के रक्षा की जिम्मेदारी है। तो जाहिर है कि इस बैठक में उनका भी शामिल होना बेहद जरूरी है। और कितना वक्त गृह मंत्री अमित शाह के पहुंचने में?
देखिए, अमित शाह का 1:30 बजे पहुंचने का कार्यक्रम है। ये बसेस जा रही हैं जिसमें आरपीएस ऑफिसर जो है, राजस्थान पुलिस सर्विस के जो तमाम ऑफिसर्स हैं, उन्हें भेजा जा रहा है। वो लोग भी सेशंस को सुनने का उन्हें मौका मिलेगा। कुछ एक सेशन ये लोग भी सुन पाएंगे, बाकी ये लोग अपनी ड्यूटी निभाएंगे, प्रोटोकॉल ड्यूटी जो है वो निभाएंगे। ये आरपीएस अफसरों से भरी 3 बसें आपके सामने इस वक्त प्रवेश कर रही है, जिसमें तमाम राजस्थान पुलिस सर्विस के जो ऑफिसर्स हैं, नए पुराने तमाम लोग जो है वो पहुंच रहे हैं। और बसेस के माध्यम से व्यवस्था की गई है ताकि छोटे व्हीकल्स के अगर होंगे तो ट्रैफिक जैम ज्यादा होगा। और पुलिस ने भी अलर्ट किया है, ट्रैफिक पुलिस ने भी अलर्ट किया है कि जो इन मार्गों से, कार्यक्रम स्थल से जुड़े हुए जो मार्ग है, वहां पर ट्रैफिक का डायवर्जन रह सकता है। तो ऐसे में लोग जो है वो इन मार्गों को से बचें और अन्यंत्र मार्गों का प्रयोग करें। कुल मिलाकर के लबुलवाब यही है कि देश की सुरक्षा व्यवस्था के अंदर आज राजस्थान एक नई इबारत लिखने जा रहा है। राजस्थान की जयपुर की धरती से, पिंक सिटी से आज से वो कॉन्फ्रेंस शुरू होने जा रही है, जिसकी मेजबानी मिली है राजस्थान को। कई राज्यों के अंदर ये कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, लेकिन राजस्थान में पहली बार इस कॉन्फ्रेंस की मेजबानी जो है वो मिली है। और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर 28 राज्यों के डायरेक्टर जनरल पुलिस के अलावा केंद्र शासित प्रदेशों के तमाम डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो है वो पहुंच चुके हैं। और गृह विभाग के तमाम इंतजाम को लेकर के तमाम गृह विभाग के, केंद्रीय गृह विभाग के अधिकारी भी यहां पर पहुंच चुके हैं। 1:30 बजे अमित शाह के आने के बाद में, जो केंद्रीय गृह मंत्री है, उनके आने के बाद में इस कार्यक्रम की औपचारिक रूप से शुरुआत होगी। और इसमें लगातार देखिए, आईपीएस ऑफिसर से भरी बस आ गई है, इंडियन पुलिस सर्विस के जो ऑफिसर्स आ रहे हैं उनसे भरी हुई बस आ गई है। राजस्थान के अलग अलग जिलों के जो एसपीज हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं लगातार। और ये आपको बता दें कि तमाम कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच में जो ये कह सकते हैं व्यवस्था सबके लिए एक है, कोई वीआईपी नहीं है, सब वीवीआईपी हैं, ये कह सकते हैं हम। और सबके लिए सुरक्षा बराबर है। प्रवेश जो है अलग अलग द्वार से दिया जा रहा है। ये देखिए, दिल्ली के जो पुलिस कमिश्नर है वो इस वक्त पहुंच रहे हैं। दिल्ली पुलिस के जो पुलिस कमिश्नर हैं उनकी कारकेट आ चुकी है। दिल्ली पुलिस के जो मुखिया हैं वो पहुंच चुके हैं। बिल्कुल लवली, तो लोगों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और बड़ा इवेंट है ये राजस्थान के लिए। पहला मौका है जब डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस राजस्थान में हो रहा है और पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 3 दिनों तक जयपुर में रहने वाले हैं, तो खास इंतजाम भी बेहद जरूरी हो जाते हैं। आप नजर बनाए रखिएगा लवली, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिन के लिए जयपुर के दौरे पर रहेंगे। शाम 5:35 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जिसके बाद जयपुर बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 115 बीजेपी विधायक और पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। और आज का डिनर भी पीएम मोदी बीजेपी नेताओं के साथ ही करेंगे। तो नेताओं में भी जबरदस्त उत्साह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर। साथ ही आपको बताते चले कि कल से यानी कि 6 से 7 जनवरी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जयपुर का दौरा है, शाम को वो जयपुर पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर पिंक सिटी पूरी तरीके से तैयार है। पीएम नरेंद्र मोदी का आज 3 दिवसीय जयपुर दौरा है। शाम 5:35 पर वो जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, बीजेपी मुख्यालय में बैठक लेंगे और फिर नेताओं के साथ ही डिनर भी करेंगे। 115 बीजेपी विधायकों और पदाधिकारियों की बैठक होगी। 6 से लेकर 7 जनवरी तक डीजीपी कॉन्फ्रेंस में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे। बीजेपी नेताओं के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिनर भी करने वाले हैं। तो बाबूलाल धायल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, बेहद खास ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला मौका है जब 3 दिनों तक प्रधानमंत्री जयपुर में रहने वाले हैं और नेताओं के साथ ही डिनर भी करेंगे। खास तैयारियां होंगी इसे लेकर और जोश भी आई होगा। जी बिल्कुल जोश आई है और इस वक्त मैं बीजेपी कार्यालय के बाहर हूं, जहां पर कड़े सुरक्षा इंतजाम है। मीडिया को भी पार्टी कार्यालय से करीब 150 से 200 मीटर दूर कर दिया गया है। हालांकि जो ट्रैफिक है, जो मुख्य मार्ग है सरदार पटेल रोड जो है, उस पर अभी ट्रैफिक स्मूथ है, लेकिन सुरक्षा कर्मी चप्पे चप्पे पर यहाँ पर तैनात हैं। बीजेपी के परचम हर तरफ यहाँ पर लहराते हुए कटआउट्स लगाए गए हैं दूर दूर से नरेंद्र मोदी के आदमकद। और आप देखिएगा कि भगवामय माहौल है, हर तरफ इतना सजाया संवारा गया है कि पूछेगा मत। दुल्हन की तरह बीजेपी का कार्यालय यहाँ पर सजा हुआ दिख रहा है। रंगोली बनाई गई है भीतर और डेकोरेशन तो कमाल का है। कल शाम को जगमगा रहा था, रंग बिरंगी रोशनी की गई थी और बहुत ही खूबसूरत दृश्य यहाँ पर हर तरफ नजर आता हुआ। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं बहुत जोश में हैं और पार्टी के नेता अपने बीच में नरेंद्र मोदी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। शाम के 6 बजे वो यहाँ पर पहुंचेंगे। करीब 3 घंटे यहाँ पर रुकने वाले हैं। 2 घंटे की उनकी क्लास होगी। तमाम जो मंत्री हैं, विधायक हैं और पार्टी के जो वरिष्ठ पदाधिकारी उनके साथ में
वो 2024 को जीतने का मंत्र भी देंगे, साथ ही गुड गवर्नेंस का मैसेज देंगे और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं धरातल पर किस तरह से चल रही हैं, उनको लेकर जनता क्या सोच रही है, सरकार के मंत्री मुख्यमंत्री दौरे करके आए हैं वो भी अपना फीडबैक देंगे। विकसित भारत संकल्प को लेकर किस तरह से अब तक पीएम मोदी के सपनों का भारत गांव में बन रहा है उसका भी वो फीडबैक लेंगे। इसके अलावा जो भी फ्लैगशिप स्कीम्स है केंद्र सरकार की उसके बारे में भी पीएम मोदी पदाधिकारियों के साथ में और मंत्री विधायकों से भी चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव है और ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। इस सूरत में पीएम मोदी का जयपुर में आना, 3 दिन यहाँ गुजारना, सबसे पहली बैठक बीजेपी के नेताओं के साथ में करना, ये साबित करता है कि वो बहुत गंभीर हैं। एक बार फिर से पार्टी को केंद्र की सत्ता में बड़े बहुमत के साथ लाने के लिए। और आज का ये दिन है बहुत ही महत्वपूर्ण, जब सीधे पीएम मोदी पार्टी कार्यालय में आएंगे, 3 घंटे गुजारेंगे और रात का डिनर भी यहीं करेंगे। और जो खबरें हमें पता चली उसके मुताबिक मिलेट्स होंगे उनके खाने में, बाजरे की रोटी होगी, मक्के की रोटी होगी, सरसों का साग होगा और जो गट्टे की सब्जी है राजस्थान की। बिल्कुल दिन महत्वपूर्ण है, तैयारियां खास हैं और उत्साह भी है। जो नेता और कार्यकर्ता वहां पर हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ बैठेंगे और डिनर भी करेंगे। आप नजर बनाए रखिएगा। बाबूलाल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। जयपुर से मिल रही बड़ी खबर का रुख करेंगे। सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या आज वैट की दरें कम हो सकती हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। वैट घटाने को लेकर जोरदार चर्चा की जा रही है। पिछले दिनों वित्त से जुड़े अधिकारियों की बैठक हुई, पेट्रोल और डीजल पर वैट घटाने को लेकर चर्चा की गई, लेकिन प्रक्रिया के सभी चरण अभी पूरे नहीं हो सके हैं। आज बड़ी घोषणा के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। तो पीएम मोदी आज शाम को जयपुर आएंगे। पीएम के स्वागत की हर तरफ जोरदार तैयारियां की जा रही है। इसी कड़ी में मेयर सौम्या गुर्जर भी सुबह जयपुर के सड़कों पर निकली और शहर वासियों से स्वच्छता की अपील करते हुए कई स्थानों पर साफ सफाई का जायजा लिया। सौम्या गुर्जर ने सफाई कर्मचारियों के साथ चाय भी पी। स्वच्छता कर्मी है तो इसका मतलब ये नहीं है जैसे हमारी महिला स्वच्छता योद्धा है कि वो झाड़ू ही लगाए, वो आसपास में लगे हुए जो भी पोस्टर्स है तो उनको भी वो हटा सकती हैं। इसके साथ में कोई भी कचरा बाहर फेंक रहा है, अभी रास्ते में मुझे कुछ नज़र आए थे, कुछ लोग हमारे शहरवासी जो ऊपर जा रहा है उसके पीछे से कचरा जो है रोड पर लाकर डाल रहे हैं, सार्वजनिक स्थानों पर लेकर डाल रहे हैं। तो हमें कहीं ना कहीं शहरवासियों से भी अनुरोध करती हूँ कि हमारे स्वच्छता कर्मी इतनी मेहनत के साथ इतनी ठंड में काम कर रहे हैं, सुबह 7 बजे से लगे हुए हैं, हम सबकी भी जिम्मेदारी बनती है, कहीं ना कहीं एक मानवीय दृष्टिकोण भी होना चाहिए। और अब बात करेंगे श्रीकरणपुर के रण की। श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर मतदान लगातार जारी है। सुबह 11 बजे तक की बात करें तो 24.41% मतदान हुआ है। तेज ठंड की वजह से मतदान की रफ्तार थोड़ी धीमी है, लेकिन माना जा रहा है कि जैसे जैसे दिन ढलेगा मतदान की रफ्तार बढ़ेगी। दिन चढ़ने के साथ ही मतदान की रफ्तार बढ़ने का अनुमान है। अभी फिलहाल 11 बजे तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो 24.41% मतदान हो चुका है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया, जमकर प्रचार प्रसार किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद श्रीकरणपुर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने संबोधन किया और बीजेपी प्रत्याशी के हक में वोट डालने की अपील की। तो उधर कांग्रेस की ओर से भी जोरदार प्रचार प्रसार किया गया, जहां पर सचिन पायलट भी पहुंचे और साथ ही साथ कांग्रेस की ओर से दिग्गज नेताओं ने कांग्रेस प्रत्याशी के हक में वोट डालने की अपील की। अब देखना है कि आज जब जनता पोलिंग बूथों तक पहुंचती है तो किसे जनादेश देती है, किसके वादों पर एतबार करती है। तो वोटिंग प्रक्रिया लगातार जारी है, मतदान किया जा रहा है। 11 बजे तक 24.41% ही मतदान हुआ है, क्योंकि ठंड काफी ज्यादा है। ऐसे में माना जा रहा है कि दिन चढ़ने के साथ ही मतदान की रफ्तार भी थोड़ी और बढ़ेगी और वोटिंग प्रतिशत यहां पर अच्छा निकलकर सामने आएगा। आपको बताते चले कि विधानसभा चुनाव में श्रीकरणपुर में चुनाव नहीं हो सका था, क्योंकि यहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर का निधन हो गया था, जिसके चलते यहां पर बाद में चुनाव करने का फैसला हुआ था। अब यहां पर एक और बीजेपी ने पहले ही अपने प्रत्याशी को मंत्री बना दिया है, जिसे लेकर खूब कांग्रेस ने मुद्दा भी बनाया, हंगामा भी किया। हालांकि बीजेपी का कहना है कि जो भी हुआ है लोकतंत्र के तहत ही हुआ है।
तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर लगातार वोटिंग प्रक्रिया जारी है। सहयोगी अशोक इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, मतदान लगातार जारी, लेकिन वोटिंग प्रतिशत फिलहाल कम है, अभी क्या तस्वीर है? देखिए प्रियंका, जैसा हम सुबह चर्चा कर रहे थे कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मतदाताओं की संख्या भी मतदान केंद्रों पर बढ़ने लगेगी और कमोबेश वही तस्वीरें इस समय श्री गंगानगर की करणपुर विधानसभा क्षेत्र में देखी जा सकती है। मैं अभी इस समय श्री करणपुर विधानसभा क्षेत्र की गजसिंहपुर मंडी पे मौजूद और यहाँ के एक मतदान केंद्र की आपको तस्वीरें दिखाऊं तो आप ये देखिए, अल सुबह जहां हम तेज ठंड की वजह से मतदान केंद्रों को बिल्कुल खाली देख रहे थे, इक्का दुक्का मतदाता ही मतदान केंद्र पर पहुंच रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे ये तस्वीर बदलने लगी है। इस मतदान केंद्र पर आप देख पा रहे हैं कि एक तरफ पुरुष मतदाताओं की तो दूसरी तरफ महिला मतदाताओं की एक अच्छी खासी कतार भी देखी जा रही है। दोपहर के लगभग 1:15 का वक्त है, तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि जैसे जैसे ये दिन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मतदान की रफ्तार में भी तेजी आएगी और अभी 1 बजे तक के आंकड़े हमारे पास आना बाकी है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि 1 बजे तक लगभग 35% के आसपास मतदान हो जाना चाहिए। अभी हम श्री गंगानगर के एक ऐसे बूथ पर मौजूद हैं जो महिला प्रबंधित मतदान केंद्र है, यानी कि इस मतदान केंद्र की सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो महिला कार्मिकों के द्वारा संचालित की जा रही है, चाहे हम बात करें महिला सुरक्षा कर्मियों की या फिर अंदर पीठासीन अधिकारियों की। कुछ मतदाताओं से हम बात करने का प्रयास करेंगे। मैडम, हम आपसे पहले जानते हैं, आज चूंकि मतदान हो रहा है तो मतदान को लेकर जागरूकता कितनी आप देख पा रहे हैं इस समय पोलिंग बूथ पर? सर, अब तो लगभग सब लोग इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जागरूक हैं और अपना मत देने लगे हैं। अब ऐसा शायद ही कोई ऐसा घर होएगा जो ये चाहता होगा कि मैं वोट ना दूं या कोई मेरे को बार बार कहने के लिए आए। आजकल लोग इतने तो जागरूक हैं कि वो अपनी तरफ से जो उनको अच्छा लगता है वो उम्मीदवार बनाना चाहते हैं, जो प्रत्याशी बनाना चाहते हैं उसको वोट देते हैं। बिल्कुल सही बात है, मतदाता जागरूक भी है, हालांकि मतदान की रफ्तार काफी कम दिखाई दे रही है, क्या मानते हैं? सर, आने वाले लोग हाले तो अभी तो ठंड का मौसम है, उस करके थोड़ी सी ये है, बाकी भीड़ हो जाएगी अब धीरे धीरे मतदान बढ़ जाएंगे। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप एक यूथ मतदाता हैं, क्या मुद्दे हैं आपके मन में जब आप वोट कास्ट करेंगे? सर देखो, पार्टी कोई भी जीते हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन श्री करणपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक भी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल नहीं है। सरकारें आती हैं जानती हैं, इस मुद्दे पर कोई बात नहीं करता है। तो मैं सभी प्रत्याशियों से अनुरोध करूंगा कि अगर वो जीतते हैं, कोई भी जीतता है, तो सबसे पहले करणपुर एरिया के अंदर एक बढ़िया स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल होना चाहिए। यहाँ कोई भी दुर्घटना हो जाती है तो उसको तुरंत की तुरंत गंगानगर भेज देते हैं, रास्ते के अंदर उसकी मौत हो जाती है। बिल्कुल बड़ा मुद्दा है और उम्मीद यही की जानी चाहिए कि आगे आने वाले वक्त में श्री करणपुर विधानसभा क्षेत्र की चिकित्सीय व्यवस्थाएं सुदृढ़ होंगी। माता जी, आप भी वोट डालने आए इतनी ठंड में? हाँ जी। आप क्या सोचकर वोट कर रही हैं माता जी? की सोचना। हाँ जी। अच्छा, आप क्या कहना चाह रहे हैं जी? अच्छा है जी। अच्छा, चलिए हम कुछ और लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे और जानने का ये कोशिश करेंगे कि यहाँ के मतदाता क्या सोचते हैं। सरदार जी, किन मुद्दों को लेकर आज वोट कास्ट करने जा रहे हैं आप? सानू 200 रुपए का सिलेंडर चाहिए जी। अच्छा जी। हाँ जी। 200 रुपए में सिलेंडर चाहिए जी? हाँ जी। 400 का मोदी ने किया ही है, 200 का चाहिए जी। अच्छा, 200 का चाहिए जी। अच्छा, सिलेंडर के अलावा कोई और बात जो आप मन में रखते हो? डीजल भी सस्ता हो जाए जी। बिल्कुल बड़ा मुद्दा है। पेट्रोल और डीजल की रेटें बहुत ज्यादा हैं। गंगानगर में तो देश में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल मिलता है। तो इस आपको कहीं उम्मीद नजर आ रही है कि पेट्रोल और डीजल की रेटें भी आगे होने वाले? देखो, बीजेपी वाले अब कर दे तो कर दे भाई। उम्मीद है। पहले तो कह रहे थे कांग्रेस वाले करे, अब इनकी बारी आई है, देखते हैं करते हैं नहीं करते। प्रधानमंत्री जी ने कहा तो था कि सब मेरी गारंटी है, हम रिव्यू करेंगे रेटों को। गारंटी तो 15 लाख की भी थी जी। अच्छा, वो भी नहीं है। बिल्कुल सही है। आपके जहन में क्या मुद्दे हैं सर? कोई मुद्दे नहीं है। सदा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बस थैंक यू। अच्छा, वोट डालने आए, ये अच्छी बात है। हाँ, वोट तो डालनी चाहिए। चलिए अशोक, तो अब बड़ी संख्या में पोलिंग बूथों तक जो मतदाता है वो पहुंच रहे हैं, अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं और बड़ा अच्छा लगा सुन के कि लोग कितने जागरूक हैं। वो समझ रहे हैं कि उनके एक एक वोट कितने कीमती और स्थानीय मुद्दों पर भी वोट डाले जा रहे हैं, सिर्फ चेहरों पर नहीं। बहुत शुक्रिया आपका अशोक, तमाम जानकारियों के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है, साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ऐसा व्यवहार कर रहा है जैसे पीएमओ का पार्ट हो। तो इलेक्शन कमीशन पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर तो निशाना साधा ही साधा,
साथ ही साथ चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा गया है। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि चुनाव आयोग इस तरह से काम करता है जैसे लगता है कि वो भी पीएमओ का हिस्सा हो। धर्म का उपयोग करना चुनाव के अंदर भी मैं समझता हूँ, मुझे जहाँ तक जानकारी है, बहुत ये कानून के खिलाफ है। आपने पूरे चुनाव में धर्म का उपयोग किया है। इलेक्शन कमीशन तो मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार व्यवहार कर रहा है वो तो इस प्रकार से पीएम का पार्ट हो, प्रधानमंत्री ऑफिस का पार्ट हो, उस प्रकार के व्यवहार ईसीआई का है देश के अंदर, उसे क्या उम्मीद करें। ये स्थिति बन गई है। हमने अभी ज्ञापन दिए थे ये कानपुर को लेकर के, जब आपने मंत्री पद दे दिया उनको, कोई जवाब नहीं है उनका। ये इलेक्शन कमीशन है, तो हालात बड़े गंभीर है देश के अंदर। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीबीआई को अब राजस्थान में जांच के लिए राज्य सरकार की अनुमति की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल ने गहलोत सरकार के आदेश को पलट दिया। अब सीबीआई प्रदेश में कभी भी कहीं भी जांच के लिए पहुंच सकती है। इस रिपोर्ट में देखिए। भजनलाल सरकार ने पलटा गहलोत सरकार का फैसला। राज्य में सीबीआई को जांच के लिए नहीं लेनी होगी सहमति। अब प्रदेश में सीबीआई की छापेमारी बढ़ सकती है। भ्रष्टाचारियों पर सीधे कार्रवाई कर सकती है सीबीआई। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर काम करने का दावा कर रही भजनलाल सरकार ने अब प्रदेश में सीबीआई की एंट्री को और आसान बना दिया है। भजन सरकार ने गहलोत सरकार के उस फैसले को पलट दिया है जिसमें सीबीआई की एंट्री पर रोक लगाई गई थी। भजनलाल सरकार ने आदेश जारी करते हुए प्रदेश में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का दावा किया है। साथ ही भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन का संकल्प साकार करने की भी बात कही है। अब आपको बताते हैं कि किन राज्यों में अभी भी सीबीआई को जांच के लिए राज्य सरकार की सहमति लेनी होगी। इन राज्यों में लेनी होती है सहमति पंजाब, झारखंड, केरल, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, तेलंगाना, मेघालय और तमिलनाडु। दरअसल गैर बीजेपी शासित राज्यों की सरकारों ने केंद्र सरकार पर सीबीआई दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए अपने अपने प्रदेश में बगैर अनुमति के सीधे कार्रवाई पर रोक लगाई थी और अपने सामान्य सहमति के आदेश को वापस ले लिया था। लेकिन अब एक बार फिर सीबीआई को जांच के लिए राज्य सरकार की सहमति की जरूरत नहीं होगी। उल्लेखनीय है कि पिछली सरकार ने सीबीआई को जांच के लिए सामान्य सहमति का फैसला वापस ले लिया गया था। इसमें जांच में देरी होने पर साक्ष्यों को नष्ट होने की संभावना बनी रहती थी। सीएम के इस फैसले से सीबीआई को राज्य में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ फिर से पावर मिल गई है। जाहिर है लोकसभा चुनाव में बीजेपी कांग्रेस के भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बना रही है और अब सीबीआई को सीधे कार्रवाई का अधिकार देकर वह जनता के बीच जीरो टॉलरेंस के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का संदेश दिया है। बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। और करेंगे इस बीच मिल रही बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर है, गृह मंत्री अमित शाह जयपुर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी एयरपोर्ट पहुंचे हुए हैं। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी भी एयरपोर्ट पहुंचे हैं स्वागत के लिए, क्योंकि कई वीवीआईपी मेहमान आज जयपुर पहुंच रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह का जयपुर का दौरा है। डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे और इसी को लेकर भव्य तैयारियां की गई हैं स्वागत के लिए। और खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। जैसे ही यहां पर मेहमान पहुंचेंगे उनका स्वागत किया जाएगा। तो डिप्टी सीएम दोनों भी पहुंच चुके हैं। दिया कुमारी भी इस वक्त एयरपोर्ट पर ही मौजूद है और प्रेमचंद बैरवा भी एयरपोर्ट पहुंचे हुए हैं।